चलो आ जाओ, चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे फटाफट, थोड़ा फास्ट रिवाइज करेंगे हम लोग, है ना। चलो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था इस चैप्टर में, मीनिंग हम लोगों ने देखा था, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, राइट। तो ऑडिट क्या है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। फिर सेकंड चीज हमने क्या देखा था सर, सेकंड हम लोगों ने देखा था ऑडिटर, यहाँ पे ऑडिट के एस्पेक्ट्स, कौन से ऑडिटर ने एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए। जब एक ऑडिटर काम करने के लिए जा रहा है तो उसने फॉलोइंग बातों का ध्यान रखना है कि ये चीजें तो कवर होनी ही चाहिए। इसमें एंट्रीज से रिलेटेड 3 पॉइंट थे, स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 पॉइंट थे। एंट्रीज से रिलेटेड पहला पॉइंट कहता है कि क्या अकाउंट्स आपके बनने चाहिए किससे, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट से, और एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आनी चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। अब ये जो एंट्री है, कोई भी एंट्री छूटी नहीं, कोई भी एंट्री झूठी नहीं, मतलब ओमिशन आपने नहीं करना है। फिर अपन ने देखा था फिर यहाँ पे अपन ने स्टेटमेंट से रिलेटेड देखा था। अब स्टेटमेंट से रिलेटेड सबसे पहला कहता है क्लियर और अनएम्बिगुअस हो, दूसरा कहता है ट्रू एंड फेयर हो, और तीसरा कहता है डीसीडी हो। डीसीडी मतलब डिस्क्राइब प्रॉपर हो, डिस्क्लोज प्रॉपर और क्लासीफाई प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। फिर अपन लोगों ने क्या देखे थे सर, फिर अपन ने यहां पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट को पढ़ना स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से आता है, एसए 200 जो बात करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, ठीक है। सुनो अब सबसे पहला क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट किससे आ सकते हैं, फ्रॉड या एरर से आ सकते हैं, बराबर। और ये भी हमको चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट कैसे बने हो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है तो उसके हिसाब से बनना चाहिए। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या वो रिपोर्ट भी हम लोगों को यहाँ पे सबमिट करना होता है क्या, यस सर, ऑडिटर ने वो रिपोर्ट को भी बनाना चाहिए। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब कैसा लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्या ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस है क्या, नहीं, एब्सोल्यूट मतलब 100% एश्योरेंस होता है। मुझे बताइए यहाँ पे ऑडिटर जो काम कर रहा है उसके अंदर वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या उसके पास अप्रोप्रिएट स्किल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट इन टोटलिटी नहीं होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए बोलो, इन टोटलिटी नहीं होने चाहिए। उसके बाद और क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड। स्कोप ऑफ ऑडिट में एक इंक्लूड है एक एक्सक्लूड है। इंक्लूड में आता है सीपीआर, एक्सक्लूड में आता है सीआईडी। सीपीआर में क्या है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, सारे एस्पेक्ट्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है उसको कवर करो। मुझे बताइए फदानी बेटा पानीपुरी किसी को खिला रहा है, अपने को रिपोर्ट करना है क्या वहां पे, नहीं, कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। दूसरा क्या देखा था अपन ने, दूसरा देखा था पी से क्या था, प्रॉपर डिस्क्लोजर। आपने जितने भी जजमेंट लिया है मैनेजमेंट ने, जितने भी बेसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर या जो भी आप जजमेंट्स ले रहे हो, क्या उसको अपने को प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हाँ मैनेजमेंट ने बताना चाहिए और मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, मैं उसके ऊपर रिपोर्ट करूंगा। फिर तीसरा वाला पॉइंट क्या था इसके अंदर, आर रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप अकाउंट्स में जाओ, अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस चाहिए, एंट्रीज देखो, एंट्रीज बनती है बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। तो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स के ऊपर कॉन्फिडेंस आप लोगों ने पास होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम नहीं, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि किसी ने इंटरनल कंट्रोल का ब्रीच किया तो गए क्या बेटा अपने अकाउंट्स भी काम से, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या नहीं आता, एक ऑडिटर को ये नहीं बोल सकते अब आए हो तो ये काम भी करके ही चले जाओ करके, ऐसा आप नहीं बोल सकते, जो उसके आउटसाइड कंपिटेंस है वो काम मत बोलना करने। दूसरा ऑडिट क्या, यहाँ पे ऑडिटर क्या एक्सपर्ट है क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को देख के ऐसा बोल सकता है क्या कि जोरदार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लग रहा है, नहीं बोल सकता। उसको जो डॉक्यूमेंट दिया उसका काम ये चेक करना नहीं है डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है या नहीं है करके, वो इसके ऊपर जानकारी नहीं देगा। और तीसरा क्या ऑडिट कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है क्या, नहीं बेटा वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, ऑडिटर इज जस्ट अ वॉचडॉग, ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। फिर अपन ने देखा था इनहेरिटेंट लिमिटेशन
इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑडिट। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, बोलो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल, बोलो मेरे साथ, सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें कहता है कि मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट लेता है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है। तो जब मैनेजमेंट ने जजमेंट लिया है मतलब मैनेजमेंट खुद एक्यूरेट नहीं है, तो क्या मैं एक्यूरेसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 100% वाला ओपिनियन दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता। दूसरा क्या बोला यहाँ पे, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। 100% चीजों को या 100% फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को चेक करना इम्पॉसिबल है। ऑडिटर यहां पे सैंपलिंग के मदद से पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो इनका कहना है कि कभी कभार ऑडिट प्रोसीजर के नेचर ही ऐसे होते हैं कि कुछ एविडेंसेस या कुछ एरर छूट जाने वाले हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। उसके बाद देखेंगे और क्या, नॉट इन अ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या यहां पे ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है क्या? नहीं, ऑडिटर बस अश्योरेंस पाना चाहता है, अच्छा खासा भरोसा प्राप्त करना चाहता है। फिर अपन ने क्या देखा, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब एक सही समय पर आपके रिपोर्ट्स बाहर आ जाना चाहिए ताकि उसके बेसिस पर मैं डिसीजन ले सकूं। आप आज ऑडिट कर रहे, 4 साल बाद रिपोर्ट देंगे, कोई काम का है क्या? वो कोई काम का नहीं है। फिर आखिरी में बोला जा रहा है फ्यूचर इवेंट्स। कभी भी ऑडिट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में कोई इवेंट होने ही नहीं वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल वैसे देखा जाए तो वोडाफोन और आइडिया में भी ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है, लेकिन वोडाफोन के ऊपर ऑलरेडी कितने हजार करोड़ की पेनल्टी का केस चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे केस में कल चल के अगर वो गलती से वोडाफोन के नॉट इन फेवर रहा तो ऐसे केस में क्या वोडाफोन डूबा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल डूब सकता है। तो फ्यूचर आउटकम को किसे पता। मैंने एग्जांपल यहाँ पे नोकिया का दिया था, याद है? नोकिया में 2012 में बैलेंस शीट बनाए थे, वो तो बड़े बता रहे थे हम गोइंग कंसर्न है, लेकिन 2013 में क्या एक्वायर कर लिया उनको? बिल्कुल सर। फिर अपन ने देखेंगे एंगेजमेंट से रिलेटेड। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट किसके बीच में? ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, जहां पे ऑडिटर क्लाइंट को क्या देता है? सर्विसेज, और क्लाइंट अपने को फीस देने वाला है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट क्या होता है? हिट एमएमसी कंट्रोल्स। एच से क्या है बोलो जल्दी से? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। आई से क्या है बोलो जल्दी से? इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। टी से क्या है? टैक्स लाइबिलिटीज। एम से क्या है? मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। एक एम से मिस्टेक, फ्रॉड और एरर की मिस्टेक के बारे में बात कर रहे हैं। सी से क्या है बेटा? क्रेडिट, लोन वोन लेने के लिए काम में आता है। और आखिर में कंट्रोल्स वगैरह को भी चेक करता है क्या ऑडिट? बिल्कुल। मुझे बताइए ऑडिट क्या वॉलेंट्री या मतलब वॉलेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, मैंडेटरी होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होता है दोस्तों, ये दोनों भी हो सकता है ऑडिट। कहीं कहीं पे कंपलसरी है, कहीं कहीं पे वॉलंटरी चॉइस है। फिर उसके बाद देखा ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट के केस में सीएजी। फुल फॉर्म क्या था? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद फर्म के केस में कौन करता है? पार्टनर्स ऑफ फर्म करते हैं। कौन करते हैं बोलो? पार्टनर्स ऑफ फर्म। मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट को देखेंगे। अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंगेजमेंट जहां पे प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है ताकि एनहांस कर सके डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। किसका? इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। सर किसके बारे में? क्योंकि अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल्स को बनाए हैं अगेंस्ट द गिवन क्राइटेरिया, तो उसे बोला जाता है अश्योरेंस एंगेजमेंट देना। अब अश्योरेंस में एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहला है 3 पार्टी रिलेशनशिप। 3 लोग कौन से? एक ऑडिटर खुद प्रैक्टिशनर जिसका नाम है, दूसरा रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और तीसरा कौन है? इंटेंडेड यूजर। समझ गए? उसके बाद बोला जा रहा है अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सब्जेक्ट मैटर है। क्राइटेरिया सूटेबल होना चाहिए। जैसे क्राइटेरिया के अंदर क्या आता है? यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं। जैसे शेड्यूल 3 ये क्राइटेरिया हुआ, इंड एएस ये क्राइटेरिया हुआ। फिर उसमें उसके बाद क्या देखा? आपके पास कैसे एविडेंस आने चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। क्या दोनों एविडेंस होने चाहिए क्या? हाँ। फिर बोला रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट। क्या मैं रिपोर्ट को जाके माइक पे बोल दूं तो काम बनने वाला है क्या? नहीं। कैसे रिपोर्ट दूंगा? रिटर्न रिपोर्ट दूंगा। कैसे रिपोर्ट दूंगा बोलो? अब उसके बाद फिर अपन ने देखे थे रिव्यू ऑडिट के बारे में पढ़ना चालू किए थे। रिव्यू में अपन कैसे लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस कहाँ दिया जाता है? ऑडिट में। और एब्सोल्यूट कहाँ दिया जाता है? कहीं नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ एश्योरेंस में हाई लेवल, लोअर लेवल, यहाँ पे एलाबरेट डिटेल में होता है ऑडिट में, वहां पे कंपैरेटिवली फास्ट होता है। दोनों जगह SAE आपको चाहिए ही चाहिए। फिर बोला जा रहा है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड होती
होती है किसके ऊपर, अजम्पशंस के ऊपर। किसके ऊपर बोलो, अजम्पशंस के ऊपर। अजम्पशन किससे रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड। और ये इवेंट कब होने वाले, फ्यूचर में होने वाले। देखो फ्यूचर या पॉसिबल एक्शन बाय एंटिटी, तो उसे फोरकास्ट या प्रोजेक्शन करके अपने लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। चलो अब इनका कहना है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर बताया, हाँ। फिर देखो क्या बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किसके ऊपर लगता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू किसके ऊपर लगता है, हिस्टोरिकल के ऊपर लगता है। तीसरा अपन ने क्या देखा, अश्योरेंस एंगेजमेंट किसके ऊपर लगता है, अदर देन हिस्टोरिकल। और एसआरएस बात करता है रिलेटेड सर्विसेज, यहां तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है, ये रिलेटेड सर्विसेज के रिगार्डिंग बात कर रहा है। फिर अपन ने और क्या देखा सर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देखा, यहां पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बेंचमार्क को आपको सेट करके देता है। उसके बाद अपन ने देखा स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट देखे, रिव्यू एंगेजमेंट किसके कंटेक्स्ट में होना चाहिए बोलो, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लिमिटेड अश्योरेंस ये आपको यहां पे देता है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बात करूंगा, ये असिस्ट करता है बेटा मैनेजमेंट को। इसके अलावा मुझे एक बात बताइए, रिलेटेड सर्विसेज जो होता है यहाँ पे क्या कंपाइलेशन से रिलेटेड चीजें होती है क्या, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया, वो सारे चीजों, मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनने के लिए और कौन सी सर्विसेज दी जा सकती है वो कौन देता है बेटा, वो यहाँ पे ऑडिटर दे रहा है, और उससे रिलेटेड ये स्टैंडर्ड का कंप्लायंस है। और फिर आखिरी में क्या बोला जा रहा है, आखिरी में अश्योरेंस एंगेजमेंट है जो बात करता है नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, जैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए तो उससे रिलेटेड बात करता है। हिस्टोरिकल में इवेंट हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं वो घटना घट चुकी है, तो अपने पास एग्जैक्ट डेटा होता है। लेकिन प्रोस्पेक्टिव के केस में अपने पास क्या एग्जैक्ट डेटा होता है क्या, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने अजम्पशन लिए है वो अजम्पशन के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिसीजन देते हैं। क्या समझे, बोलो जल्दी से, आइए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पे अपन ने देखा स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल किसके ऊपर लगता है, फर्म के ऊपर लगता है, कि फर्म जब ऑडिट कर रहा है ना तो उसने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए, ताकि जब वो रिपोर्ट दे तो वो रिपोर्ट कैसी हो, एक प्रॉपर क्वालिटी की रिपोर्ट हो। क्या बात को समझे, कम ऑन एवरीवन जल्दी से, वो कैसी रिपोर्ट हो, प्रॉपर क्वालिटी की रिपोर्ट हो। मतलब अगर मैं रिलायंस का काम कर रहा हूं और मैंने कुछ भी आड़ा टेढ़ा काम कर दिया, ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं। एक प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किसको अपॉइंट करोगे, किसको बेचोगे, कौन से एविडेंस में, कौन से सर्कमस्टांसेस में कैसी रिपोर्ट दोगे, वो सारे चीजों के बारे में जानकारी दीजिए। अब बताइए स्टैंडर्ड्स क्यों लगते हैं, सबसे पहला बेंचमार्क सेट करके देता है, दूसरा क्वालिटी को इंप्रूव करता है, तीसरा यूनिफॉर्मिटी लाता है, चौथा नॉलेज एंड स्किल के ऊपर बेस्ड है, और पांचवा क्वालिटी को कंप्लाई करता है। ड्यूटीज इन रिलेशन टू द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। सबसे पहली बात, प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जिम्मेवारी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेवारी होती है कि स्टैंडर्ड्स को हम और हमारे साथीदार इसे फॉलो करें। दूसरा क्या बोला जा रहा है, कहीं कहीं पे कोई सिचुएशन में स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में कोई प्रोसीजर नहीं लगती है तो टेंशन लेने की बात है क्या, नहीं। आप क्या करो, अल्टरनेटिव प्रोसीजर करो, और अल्टरनेटिव प्रोसीजर करके उसको डॉक्यूमेंट कर डालो। लेकिन क्या इसका यह मतलब होता है कि आप हर जगह अल्टरनेटिव प्रोसीजर ही चलाओ, नहीं नहीं, जो रूल में बोला है वो रूल है। कभी कभार अगर नहीं लगे तो तब आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर को चला लेना, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। समझ गए आप बात को। तो ये होता है अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। 13 मिनट के अंदर अपना रिवीजन हुआ है। 13 मिनट में आप बार बार इसको 2x पे मत देखना बेटा, ये ऑलरेडी 2x पे है, ठीक है। तो आप इसको 1x में नॉर्मली सुनते रहोगे तो आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा हर बार। तो जब भी आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ने बैठो तो पहले ये 13 मिनट इन्वेस्ट करना और फिर चैप्टर पढ़ना, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी माइंड में कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे, क्या नहीं पढ़ना है नहीं मतलब कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।